हंड्रेड एफएम, डर की नई कहानी हर रोज। आप सुनेंगे अभीक सरकार की कहानी पर आधारित भोग पहला पर्व। अमावस्या की रात थी। मोहल्ले में ऐसा अंधेरा और ऐसा सन्नाटा मैंने कभी नहीं देखा। किसी भी घर में उजाला नहीं था। लगा सभी को कोई बुरी ताकत कंट्रोल कर रही थी। दिन भर बाहर रहने के बाद शाम को जब मैं मोहल्ले में लौटा, बिजली कटी हुई थी। यह सब उस मूर्ति के कारण था जो 1 महीने पहले अमावस के दिन अमित लेकर आया था। जिस मूर्ति को अनजाने में ही उसने एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया था, उसको भोग लगाया था। आज वही मूर्ति उसकी जान लेने वाली थी। मैं, संजय और अमित, तीनों के लिए वो रात काफी लंबी थी। सब कुछ शांत होने के बाद मैं अमित को स्कूटर पर बिठाकर रात के 2 बजे शहर के बाहर नदी पर बने पुल पर ले आया था। मूर्ति उसकी गोद में थी। आज इस बिजी पुल तक आने में ना कोई रास्ते में मिला और ना ही ब्रिज पर। बस दूर से एक स्टीमर जा रहा था। अमित ने रेलिंग के किनारे खड़े होकर वो मूर्ति नदी में गिरा दी थी। 7-8 सेकंड बाद एक हल्की सी छप की आवाज सुनाई दी और मूर्ति नदी की गहराइयों में समा गई। मेरा नाम भवेश है, हिस्ट्री और माइथोलॉजी का जानकार। अमित मेरे स्वर्गवासी दोस्त का बेटा है। अच्छी प्राइवेट नौकरी है। अभी तक शादी नहीं की। पुश्तैनी मकान में रहता है। बहुत पुरानी एक काम वाली, नहीं, काम वाली कहना सही नहीं होगा, पुष्पा बुआ भी रहती हैं। अपनी एक आदत के पीछे अमित अपनी तनख्वाह का एक बड़ा सा हिस्सा खर्च करता है और मुझे जरूर बताता है। इस बार भी उसी ने फोन किया कि घर आइए, आपको कुछ दिखाना है। मैं उसके घर पहुंचा। 1 मिनट। ओह, आप। नमस्ते भावेश भैया, बहुत दिन बाद आए। अमित है ना घर पे? जी, ड्राइंग रूम में है। ठीक है। चाय नहीं पी सुबह से? आप बैठिए, लाती हूँ। अमित, अरे कहाँ हो भाई? अरे भवेश अंकल, आप आइए आइए। अरे ये क्या है? कब लाए इसे? क्या? ओ, ये मूर्ति 2-3 दिन हुए। इसी के लिए तो फोन किया था आपको। ली कहां से? वही संजय की कबाड़ी दुकान से। अंकल, कबाड़ी नहीं, क्यूरियो शॉप। पहले से ही तुम्हारा कमरा चीजों से भरा हुआ है, रखोगे कहां? वैसे ये बताओ, क्या खास है इस मूर्ति में? आप खुद देखिए। राइट, कुछ तो खास है। एक नजर में लगता है कि किसी धर्म से जुड़ी किसी देवी की मूर्ति है, लेकिन नहीं, कोई देवी नहीं है। चेहरा भी थोड़ा मंगोलियन लुक वाला। ऊपर से एक हाथ में खंजर और दूसरे में ये क्या है? पत्तल का बना दोना जैसा लगता है। कारीगरी अच्छी है, फाइन डिटेल्स हैं। ग्रीक इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं हो सकती। और देखो, बैठने के पोस्चर देखो, लगता है किसी डांसर की मूर्ति बनाई है बनाने वाले ने। मुझे तो डांसर ही लगती है, सीड्यूसिंग अंदाज में। सीड्यूसिंग वर्ड गलत यूज नहीं किया। देखो कैसे मुझे देख रही है, नहीं घूर रही है। लगता है पास आने को कह रही है। रुको मूर्ति जी, मैं पास से ही देखता हूं। हाँ, अजीब बात है, लगा जैसे आंख की पुतली हिली। अमित, हिली ना? पता नहीं,
लेकिन आंख की पुतली है एकदम असली जैसी। अंकल जी, आपने और एक चीज पर गौर किया? क्या? क्या बताऊं, जब से लाया है इस मूर्ति को, अमित बस खाना पीना भूलकर इसी को निहारा करता है। हाँ। ये लीजिए, पहले चाय पी लीजिए। रख दो, हम ले लेंगे। और जाते जाते जरा दरवाजा भिड़का देना। हाँ, मैं ये कह रहा था, मूर्ति के मटेरियल पर गौर कीजिए। आपको नहीं लगता अलग अलग धातु को मिलाकर इसे बनाया गया है, जैसे कि अष्ट धातु होता है? सही कहा, कीमती है। तुम्हें कितने का चूना लगाया उस संजय ने? अरे चाय तो लो। कहा है पैसे बाद में लेगा, क्योंकि अभी तक इसकी असली कीमत उसे भी नहीं पता। उसने कहा किसी भी एंटीक की कीमत उसके इतिहास की जानकारी से तय होती है। और उसे कहां से मिली ये कीमती मूर्ति, वो भी फोकट में? वो खुद ही बताएगा आपको। उसने कहा था जब आप इस मूर्ति को देख लेंगे तो आपसे डिस्कस करने आएगा। अमित का दोस्त, क्यूरियो शॉप का मालिक संजय मुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन जिज्ञासावश मैं ही उसकी दुकान पर जा पहुंचा। शहर के एकदम बिजी मार्केट में थी उसकी बड़ी सी दुकान। लखपति करोड़पति क्लाइंट थे। मेरे पूछने पर उसने बताया, चाचा जी, मेरे इस पेशे में ईमानदार जानकारी से मुनाफा अच्छा मिलता है। अब मारे को मूर्ति मिली थी फ्री में, गिफ्ट की तरह कह लीजिए, तो मैंने भी अमित को फिलहाल बिना पैसे की दी है। पुराना दोस्त है, ले लूंगा पैसे। पहले मुझे पता तो चले कि ये मूर्ति है किसकी। आपका कहना क्या है? नो आइडिया। अच्छा ये बताओ संजय, ये मूर्ति तुम कहां से लाए? एक मिनट, पहले ये दरवाजा बंद करो। खुला रह जाए तो नॉइज और डस्ट दोनों पोल्यूशन से दिमाग खराब हो जाता है। और ऊपर से ट्रेड सीक्रेट की भी बात है। हाँ, अब ठीक है। तो सुनिए, आप तो जानते हैं ऐसे सामान का सबसे बड़ा खजाना छिपा है आसपास के पुराने गांवों के जमींदारों, पुराने सेठों की हवेलियों में। जब भी ऐसी कोई हवेली बिकती है या तोड़ी जाती है, मैं पहुंच जाता हूं वहां। इस बार खबर मिली कि 300 साल पुरानी हवेली खाली हो रही है। 60-70 साल से तो कोई मरम्मत या रंग रोगन भी नहीं हुआ, कोई रहता ही नहीं था वहां। नई पीढ़ी के सारे लोग अमेरिका, कनाडा जाकर बस गए। हाँ, एक बुढ़ाऊ दादाजी थे, वो भी गुजर लिए पिछले साल। तो सब लौटे और हवेली को निपटा दिया। सुना है कोई रिजॉर्ट बनेगा, नदी किनारे है ना एकदम। ओहो संजय, मूर्ति के बारे में बताओ। उस हवेली से मुझे बहुत सारा आइटम मिला सस्ते दाम में। उनको वापस अमेरिका जाने की हड़बड़ी थी। रेयर बुक्स, पुराने फर्नीचर, 2 ग्रामोफोन, एक नवाबों वाला हुक्का, चांदी की परत वाला, बहुत से बर्तन, सिक्के भी हैं बहुत सारे, मुगल टाइम के भी, कुछ हाथी दांत का सामान। जब सारी डीलिंग हो गई, सामान वैन में लोड हो गया और मैं बाहर आया, तब वहां का एक बूढ़ा पंडित या पुरोहित, पता नहीं कौन था, वो आया और मूर्ति देकर बोला, इसे भी ले जाइए। मैं समझ गया कि इसके बारे में उसे खास जानकारी कोनी। किसी मंदिर की मूर्ति भी नहीं लगी मुझे, क्योंकि मंदिर वाली मूर्ति कोई ऐसे नहीं देता। या तो किसी मंदिर में दान करता है या किसी रिश्तेदार वगैरह को देता है, जो पूरी मर्यादा के साथ फिर से स्थापित कर सके। तो बस अंकल जी, इतना ही पता है मूर्ति के बारे में। मैंने तो आपके भरोसे पर ले लिया था कि आपसे पूछ लूंगा। उसके पहले ही अमित बाबू आए और ले गए। संजय से इस बातचीत के बाद मैंने भी उस मूर्ति के बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन हर नतीजा नाकामयाब। 3-4 दिन बाद ही मेरे नौकर ने कहा, पुष्पा बुआ आई थी, घबराई हुई थी, जल्दी मिलने के लिए बुलाया है आपको। मैं उसी रोज गया।
क्या हुआ? अमित ठीक तो है ना? दादा इधर आइए, इधर। मैं नहीं चाहती कि वो हमारी बातें सुने। वो घर पर है क्या? तबीयत तो ठीक है? एकदम ठीक नहीं है दादा। जिस दिन से वो मूर्ति लेकर आया है, बस दिन रात उसी के सामने बैठा रहता है। एक रात को लगा बैठक से आवाज आ रही थी। दरवाजा तो बंद था, अंदर से मूर्ति के साथ बात करने की आवाज आ रही थी। कितना समझाया उसे अपने कमरे में सोया कर, लेकिन नहीं। आप खुद देखिए कैसा चेहरा बन गया है 7 ही दिन में। मैं मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगी भैया भाभी को? उनके अमित की देखभाल भी नहीं कर पाई। ठीक है, मैं देखता हूं। पुष्पा बुआ अंदर चली गई। मैं आगे बढ़कर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से ताजे फूलों की और खुशबूदार अगरबत्ती की तेज सुगंध आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला, पुकारा, अमित, अमित। दरवाजा खुलते ही मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। जिस ड्राइंग रूम में बहुत सारा सामान सजा हुआ था, वो लगभग खाली था, और जो मूर्ति उस दिन तक एक कोने में पड़ी थी, आज एक छोटी सी चौकी के ऊपर कमरे के बीचों बीच रखी हुई थी। चौकी पर लाल जरी वाला कपड़ा बिछा हुआ था। गुलाब के फूलों की माला गले में पड़ी थी। अचानक मुझे लगा सजी संवरी मूर्ति मेरी तरफ देख रही थी। मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया। नहीं, शायद धोखा हुआ था मुझे। अभी तो मूर्ति की नजर सामने ही थी। सामने एक दिया जल रहा था। सामने एक स्टैंड में खुशी अगरबत्तियां सुलग रही थी, जिनका धुआं उस बंद कमरे में किसी बादल की तरह ऊपर उठते हुए छत की ओर जमा हो रहा था। ऊपर से जो लाइट छनकर नीचे आ रही थी, वो भी उस धुएं के कारण बड़ी रहस्यमयी सी लग रही थी। एक दीवार से पीठ टिकाए अमित बैठा था। दरवाजा खुलता देखकर या मेरी आवाज सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। अरे भवेश अंकल, आप कब आए? अमित धीरे से खड़ा हुआ। चेहरा देखकर ही साफ लग रहा था उसने 7-8 दिनों से दाढ़ी नहीं बनाई थी। वहां कुछ भी स्वाभाविक नहीं लग रहा था। आंखें लाल थीं, चेहरे की हड्डी साफ दिख रही थी। लग ही रहा था कि कुछ दिनों से ना तरीके से खाना खाया है, ना ही सोया है। सबसे अचरज की बात, उसने एक धोती के अलावा कुछ नहीं पहना था, वो भी बस लपेटकर। मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने माहौल को हल्का बनाए रखना चाहा। कहा, क्या बात है भाई, कमरे की सजावट ही बदल गई। अमित ने नशीली आंखों से मूर्ति की ओर देखा और कहा, जैसा हो जाए। अमित ने झुककर मूर्ति के सामने की फर्श पर धीमे से चूम लिया। अचानक उठकर बैठा और बगल में रखे एक तिब्बती सिंगे को उठाकर उसमें 3 बार फूंका। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं अंकल कि ये मूर्ति मुझे मिली। बहुत ही पावरफुल मूर्ति है। तुम्हें कैसे पता चला अमित? मुझे सपना आया था। जिस दिन से ये मूर्ति मैं लेकर आया, मुझे लग रहा था ये मूर्ति मुझसे कुछ कहना चाहती है। फिर एक दिन मैं सो रहा था तो लगा कमरे के अंदर से आवाज आ रही है। अमित, मुझे ऐसे मत रखो अमित। मुझे लेकर अपने घर आए हो तो सेवा करो मेरी। मुझे तुम्हारी सेवा चाहिए। जरा ध्यान दो मुझ पर। मुझे लगा था कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। मेरे बालों को सहलाकर मुझसे कह रहा था, मेरा ध्यान रखो।
ये क्या कोई देवी है जो सेवा मांग रही है? अमित, ये कोई देवी भगवान की मूर्ति नहीं है कि सेवा मांगे। और होती भी तो भगवान को भी मानने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। भगवान मानने से पहले नियमों को मानो। बिना मूर्ति की पहचान हुए तुम कैसा व्यवहार करोगे? कम से कम जब सपने में आई थी तब उससे ही पूछ लेना था। मूर्ति को लेकर मजाक नहीं। हर किसी से सवाल नहीं पूछा जाता अंकल। मूर्ति ने चाहा कि सेवा हो और मैं कर रहा हूं, बस। उस रोज मैं लौट आया। मुझे भी पहली बार में ही लगा था अगर 2 मिनट उस मूर्ति को ध्यान से देखते रहो तो अंदर हलचल सी होती है। पहले दिन जो मुझे सीड्यूसिंग सा पोज लगा था वो एक्चुअली कुछ और था। कोई अलग तरह का आकर्षण या एक खिंचाव। सर भारी जैसा हो रहा था। थोड़ा फ्रेश होने छत पर आ गया। मुझे लगा जैसे अमित के मकान पर अलग से कोई नीले रंग की रोशनी पड़ रही हो। शायद भ्रम था मेरा, क्योंकि उस लाइट का कोई सोर्स मुझे नहीं दिखा। लेकिन लग रहा था उस मकान को किसी ने नीले रंग में रंग दिया था। मुझे नहीं पता था कि उस रोज अमित के घर में जो हो रहा था उससे उसकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ से मुड़ने वाली है। अमित, ओ अमित, मुझे लेकर आए, मेरी सेवा की, लेकिन मेरा सत्कार अधूरा है अभी। मुझे भूख लगी है, मेरी शुदा शांत नहीं करोगे अमित? बोलो, क्या खाओगी? क्या लाऊं तुम्हारे लिए? तुम बोलो तो सही। मुझे खाने को चाहिए जो मेरी भूख मिटा सके। कुछ भी लाओ या फिर सब कुछ लाओ। मेरा भोग कौन लगाएगा? भोग कहाँ है मेरा? मुझे भोग चाहिए। भोग, भोग, भोग। दूसरे दिन भी सुबह जागकर अमित ने पहले देर तक मूर्ति को सजाया धजाया और फिर जा पहुंचा किचन के दरवाजे पर। पुष्पा बुआ, खाना बन गया? हाँ बेटा, अभी देती हूँ। आज अच्छे से खाना, समझा है? ढंग से खाता भी नहीं ये लड़का। पुष्पा बुआ, मेरी थाली बाद में लगाना, पहले इसमें दो। मूर्ति ने खाना मांगा है मुझसे। कहा मुझे भोग चढ़ाओ, उनको खिलाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। ये क्या हो गया तुझे अमित? बिना जाने ये सब करेगा तो अनर्थ भी हो सकता है बेटा। मत कर ऐसे, मत कर बेटा, मत कर। जितना कहा गया है उतना करो। हटो यहां से, मैं खुद ले लूंगा। अरे अरे मैं करती हूँ बेटा, तू छोड़। अरे अरे अमित बेटा छोड़। ओहो ये लड़का। बस इसमें डालता हूँ। क्या हो गया इस घर को? इस लड़के को मैं कैसे समझाऊं? हे भगवान। अनर्थ होना होता तो सपने में आवाज आती, मेरे सर पर वो हाथ फेरती, मुझसे खुद आकर कहती कि मुझे भोग चाहिए, मैं खिलाऊंगा, अपने हाथ से खिलाऊंगा। अमित, हटो सामने से। अमित बेटा, अरे रुक बेटा। और ध्यान से सुन लो, जब तक मैं उस कमरे में हूं मुझे आवाज भी मत देना। देखो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, चावल है, दाल है, अच्छी ताजी सब्जी है। तुम कहोगी तो या अचार हटा देता हूं। लो, हटा दिया। तुम्हें खीर पसंद है ना? लो खाओ, मुंह खोलो, लो। क्या हुआ?
तुम खाती क्यों नहीं? खुद ही मांगती हो, फिर खाती भी नहीं। लो खाओ, लो खाओ। मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है पुष्पा बुआ। आप किसी ओझा गुनी को बुला लीजिए दादा। रात में देर तक बड़बड़ाता रहा। सुबह मैंने बाद में जाकर देखा, पूरे कमरे में खाना बिखरा पड़ा था। थोड़ा सा मूर्ति के मुंह में भी लगा हुआ था। लगा जैसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की थी। फिर वो दरवाजा भिड़का कर ऑफिस चला गया। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कमरे की हालत देखी तो सच में उबकाई आ गई। पूरे कमरे में जूठन फैली थी। मेरे सामने ही पुष्पा बुआ ने सफाई शुरू की और मैं चला आया। उसके बाद मैं पुष्पा बुआ से कभी नहीं मिल पाया। मुझे थाने से फोन आया कि अमित ने पुष्पा के लापता होने की रिपोर्ट की है। पुलिस ने मुझसे उनके गांव की जानकारी मांगी। जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर मैं अमित के घर पहुंचा। नमस्ते। नमस्ते। आप भवेश बाबू है ना? अमित भैया अपने कमरे में है, जाइए। तुम? मतलब आप कौन हैं? डामरी। आप बैठिए, आपके लिए दालचीनी वाली चाय लाती हूँ। पहली बार अमित के घर में कदम रखते समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तो पुष्पा बुआ का गायब होना, फिर इस घर में एक नई औरत डामरी, जिससे मैं कभी नहीं मिला, लेकिन वो मुझे जानती है, मेरी चाय की पसंद जानती है। क्यों उसकी सूरत मुझे जानी पहचानी लग रही है। अचानक याद आया मुझे मूर्ति का चेहरा और उसकी आंख की वो जीती जागती पुतलियां। क्या डामरी की आंखें भी वैसे ही थी?